कथा कहानी किस्सा के हमारे सभी सुनने वालों को नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको भी कभी लगता है कि आपके घर में जगह कम पड़ रही है? आज की कहानी के हमारे माथुर साहब को तो ऐसा ही लगा। क्यों, जानना चाहते हैं तो सुनिए भानु प्रताप की लिखी कहानी जरूरत। छोटी सी तिपाई पर रखे चाय के कप को माथुर साहब बहुत देर से देख रहे थे। उनकी पत्नी प्रभा ने पूछा, अरे भाई, मैं यहां बैठी हूं, इस चाय में आप क्या देख रहे हैं? माथुर साहब जैसे नींद से जागे। एक बात बताऊं तुम्हें प्रभा, उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं पिछले 60 साल से चाय पी रहा हूं। 60 साल, एक दिन में 2 औसत मान लें तो एक साल में करीब 700, तो 60 साल में होंगी तकरीबन 44,000 के आसपास। अगर कॉफी बीन में जोड़ लूं तो 50,000 का आंकड़ा पार हो जाएगा। अगर 2 की बजाय 3 का औसत ले लें तो 75,000 चाय। सोचो प्रभा, 75,000। तो क्या करूं, चाय पीना बंद कर दूं? प्रभा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। माथुर साहब कुछ सोचते हुए बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों चाय बंद करोगी? लेकिन मैं चाय छोड़ने की सोच रहा हूं। प्रभा जी ने गहरी सांस ली और माथुर साहब को देख सोच में पड़ गई। प्रभा जी को माथुर साहब की इस तरह की अटपटी बातें समझने में ज्यादा वक्त लगता है, पर पति तो उनके ही हैं। इससे अच्छे पति भी भला कहां मिल पाएंगे। माथुर साहब के फ्लैट में अगर कोई जाए तो दरवाजा सीधे ड्राइंग रूम में खुलता है, लेकिन ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही आदमी भौंचक्का रह जाता है। बेंत की 4 कुर्सियां, जमीन पर बिछा एक गद्दा और कुछ किताबें। ड्राइंग रूम खत्म। लॉबी में जाएंगे तो एक छोटी सी लकड़ी की मेज, एक कोने में रखा छोटा सा फ्रिज और खिड़की पर रखा मनी प्लांट। 12 बाई 22 की लॉबी में बस इतना ही। 3 बेडरूम हैं, केवल एक में ही डबल बेड पड़ा है। दूसरे में जमीन पर 2 गद्दे बिछे हैं और तीसरा पूरी तरह से खाली। किचन का हाल बेहाल है। प्रभा जी कितने जतन से, कितने प्यार से एक एक चीज लाई थी, लेकिन अब 4-5 जरूरी भांडे बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं। आज से 2 साल पहले अगर कोई माथुर साहब के घर तशरीफ लाता तब भी भौंचक्का ही रह जाता। एंट्री में ही लाइट के ऊपर एक छोटा सा कलात्मक फानूस होता था। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर बाहर फ्रांस से लाया हुआ एक खूबसूरत फूलों का गुच्छा लगा हुआ था। ड्राइंग रूम के बीच में रंग बिरंगा टर्किश कालीन बिछा हुआ था, जिस पर शीशे की एक सेंटर टेबल रखी थी। आसमानी रंग के सोफे की बगल में शीशम की साइड टेबल्स रखी थी, जिन पर खूबसूरत शोपीस रखे हुए थे। सामने वाली दीवार में लगी एक अलमारी में पुस्तकें करीने से सजाई गई थीं। दीवार पर ही मोनालिसा की एक पेंटिंग लगी हुई थी। हल्की दूधिया रोशनी में नहाया ड्राइंग रूम परियों के देश का ड्राइंग रूम लगता था। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे किसी फिल्म के सेट पर आ गए हों। लॉबी में शीशे की टॉप वाली डाइनिंग टेबल लगी थी। फलों की एक डलिया में फल रखे होते और उसकी बगल में ही नमक मिर्च छिड़कने वाली चीनी मिट्टी की खूबसूरत नमकदानी रखी हुई थी। लॉबी में ही बर्तन सजा कर रखने वाली लकड़ी की एक विशाल अलमारी रखी थी। चीनी मिट्टी के छुई मुई टाइप के डिनर सेट, टी सेट, कांच के गिलास और भी न जाने क्या क्या महंगा सामान सजाया गया था। उसके बगल में माथुर साहब का बार था। बार के क्या कहने, दोस्त मजाक में कहते थे कि इस बार को देखते ही नशा हो जाता है। देश विदेश की महंगी शराब इसकी शोभा बढ़ाती। 3 बेडरूम में डबल बेड सजे हुए थे और 2 में ड्रेसिंग टेबल भी थी। दोनों ड्रेसिंग टेबल तरह तरह की क्रीम, डियो, बॉडी लोशन और मेकअप के सामान से भरी हुई थी। दीवार के अंदर बनी अलमारियों में प्रभा जी की दर्जनों साड़ियां हैंगर पर टंगी थीं। माथुर साहब के पैंट, कमीज, कोट और सूट दूसरी अलमारी में थे। डबल बेड में बने दूसरे बॉक्स में दसियों चादरें, रजाइयां, कंबल और जाड़ों के दूसरे कपड़े भरे हुए थे। स्टोर में क्या क्या है और कहां कहां है, इसका पता ना तो माथुर साहब को था और ना ही प्रभा जी को। बच्चे जब भी घर आते तो मना करने के बावजूद साथ में इतना सामान लाते कि उसे एडजस्ट करने की समस्या हो जाती। इतना कीमती सामान आखिर किसी को दे भी तो कैसे। लेकिन अचानक दृश्य बदल गया। प्रभा जी को 2 साल पहले वाली सर्दियां आज भी याद हैं। माथुर साहब ने सर्दियों में मित्रों के साथ रात को पार्टी की। सुबह उठे तो सिर भारी था। प्रभा जी ने कहा, नींबू पानी दे दूं या कॉफी पिएंगे आप? नींबू पानी पीकर माथुर साहब बोले, बहुत हुआ प्रभा, आज से दारू बंद।
प्रभा जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा। मुस्कुराहट होठों पर इसलिए थी क्योंकि पहले भी कई बार माथुर साहब शराब छोड़ने की बात कर चुके थे, लेकिन ऐसी किस्में ज्यादा चलती कहाँ हैं। उनको अच्छी तरह ये बात मालूम थी। लेकिन उस दिन तो गजब हो गया। बाजार से सामान लेकर प्रभा जी घर पहुंची तो उन्होंने पाया कि बार पूरी तरह खाली हो गया है। उन्होंने माथुर साहब की ओर देखा तो उन्होंने चमकती हुई आंखों से प्रभा जी को देखते हुए कहा, सब शराब दे दी मैंने। गुप्ता को बुलाया था, सब उसी को दे दिया। मैं तो इस बार की कैबिनेट को भी दे रहा था, लेकिन वो बोला पहले भाभी जी से पूछ लो। अब तुम ही बताओ, जब शराब ही नहीं तो इस खाली कैबिनेट का मैं क्या करूंगा? बोलो। अब प्रभा जी क्या बोले? खाली पड़ी लकड़ी की इस कैबिनेट का करना भी क्या था? 2-3 दिन बाद माथुर साहब ने गुप्ता को बुलाया और उन्हें कैबिनेट भी ले जाने को कह दिया। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि अभी भी चल रहा है। पहले माथुर साहब का गैर जरूरी सामान एक एक करके निकाला गया, फिर जाड़ों के कपड़ों को अंदर रखने की बजाय बांट दिया गया। हालांकि गर्मियां शुरू हो रही थीं, लेकिन माथुर साहब ने गर्मियों की अपनी टी शर्ट, जीन्स, पैंट भी बांट दी। बेटा अमेरिका से महंगी टी शर्ट लाया था, वो सब दे दी गई। शू रैक से जूते चप्पल भी निकल गए। माथुर साहब प्यार से संभाल कर रखे हुए अपने औजार भी शौकत मियाँ को दे आए। 1 महीने में ही माथुर साहब के पास 1 जोड़ी कुर्ता पायजामा, 2 पैंट, 2 शर्ट, 1 जोड़ी जूते और अंडरवियर ही रह गए। पर पता नहीं क्या बात थी, जैसे जैसे सामान निकलता जा रहा था माथुर साहब के चेहरे पर रौनक बढ़ती जा रही थी। माथुर साहब जिस तरह से अपना सामान बांट रहे थे उससे प्रभा जी घबरा गई। उन्हें पता था कि माथुर साहब का सामान धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो सोचकर ही घबरा गई। उन्हें अपने सामान की चिंता सताए जा रही थी। कितने पैसे खर्च करके कहां कहां से उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया है, ऐसे किसी को कैसे दे दें? आखिर वही हुआ जिसका प्रभा जी को डर था। माथुर साहब अब किचन में चक्कर लगाने लगे। एक दिन बोले, अच्छा प्रभा, तुमको नहीं लगता कि हमें इतने बर्तनों की जरूरत ही नहीं है? क्या करेंगे हम इतने बर्तनों का? प्रभा जी ने बचाव किया, अरे कहां मांगेंगे भाई, कल कोई खाना खाने आएगा, चाय पिएगा तो किससे मांगने जाएंगे हम, बताइए। माथुर साहब ने कहा कुछ नहीं, बस अपनी चमकती हुई आंखों से प्रभा जी को देखने के बाद बाहर चले गए। शाम को चाय पीते हुए माथुर साहब ने फिर प्रभा जी को छेड़ा, प्रभा एक बात बताओ, हमारे घर में पिछले साल कितने लोग खाना खाने आए? क्या तुम्हारे सारे बर्तन इस्तेमाल भी हो पाए? देखो, अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब देना, तुम्हें सही में कितने बर्तनों की जरूरत है? प्रभा जी ने चेहरे पर गंभीरता ओढ़ ली और कहा, मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, प्लीज। उन्होंने प्लीज इस तरह बोला कि माथुर साहब को लगा कि प्लीज नहीं, समझे, ऐसा बोला था। उन्होंने प्रभा जी से कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस तुम एक बार सोचना। सुबह चाय बनाने के लिए प्रभा जी ने जब बर्तन निकालना चाहा तो खुद आश्चर्य में पड़ गई। 4-5 पतीलों को यहां वहां लुढ़कते देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गई। एक एक करके उन्होंने सभी ड्रॉर खोल डाली। 10-12 स्टील के ग्लास, 8 स्टील की और 6 चीनी मिट्टी की प्लेट्स, करीब 10 चाय के प्याले और मग। छोटी बड़ी प्लेट्स की तो पूछो ही मत, छोटी तस्तरियां, तरह तरह की कटोरियां, चम्मच, कांटे और भी न जाने क्या क्या। 2 आदमियों का परिवार और 50 आदमियों की व्यवस्था, ये सब बोझ नहीं तो और क्या है? चाय लेकर वो बाहर आई तो पति को देखकर मुस्कुराने लगे। किचन के सामान से जो शुरुआत हुई वो खत्म नहीं हुई। किचन की सारी अलमारियां, ड्रॉर एक एक करके खाली कर दिए गए। जिसको जो चाहिए था वो दे दिया गया। प्रभा जी तो माथुर साहब से भी आगे निकल गईं। चादरें, कंबल, रजाइयां, सजावटी सामान, किताबें, पेंटिंग्स, घड़ियां, सबके नंबर एक एक करके आ रहे थे। जैसे जैसे सामान निकल रहा था, घर खाली हो रहा था, वैसे वैसे प्रभा जी अंदर से भरा भरा महसूस कर रहे थे। उन्हें एक अलग तरह की खुशी, तृप्ति, मुक्ति का एहसास हो रहा था। कमरों के अंदर गूंजती हुई आवाज उन्हें अच्छी लग रही थी। तो क्या कहती हो? सोच में डूबी हुई प्रभा जी को देख माथुर साहब ने पूछा। प्रभा जी ने जवाब दिया, अब मैं क्या कहूं, आपने करना वही है जो आप चाहते हैं। चाय पीना चाहते हैं तो पिए, नहीं पीना चाहते तो मत पिए, लेकिन भाई खाना मत छोड़ देना किसी दिन। माथुर साहब ने आंखें बंद की और कहा, नहीं नहीं, जितनी मुझे जरूरत है उतना तो मुझे चाहिए ही। जरूरत? प्रभा जी थोड़ी देर सोचती रहीं और फिर मुस्कुरा दी।
जरूरत। अभी आपने भानु प्रताप की लिखी ये कहानी सुनी। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।